नमस्ते साथियों। आज की इस ऑनलाइन क्लास के साथ हम क्लास 12th का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल जीरो से, जिसमें हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिल्कुल न्यू बैच है, बिल्कुल फ्रेश बैच है। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बूस्टर टैगलाइन कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी के साथ आज हम क्लास 12th का अपना नया बैच, बिल्कुल न्यू फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर अपना फर्स्ट ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। तो अपने जितने भी साथी हैं उन सबको बता देना कि बूस्टर सर का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। वीडियो को लाइक शेयर और जो न्यू स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ हम आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लास 12th सब्जेक्ट क्या आज का अपना केमिस्ट्री, और इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था, जिसको आप क्या कहते हो इंग्लिश में सॉलिड स्टेट। क्या लिखा है? ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो कि ठोस अवस्था से पहले हम कुछ शब्द की बात करते हैं यहाँ पे, जो आप कंसेप्ट करते हो कि जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम एक शब्द बोलते हैं। क्या नाम लिखा मैंने? पदार्थ। इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? द्रव्य। यहाँ एक शब्द पर विशेष ध्यान रखना कि एक तो लिखा है द्रव्य और एक लिखा गया है द्रव्य, दोनों में अंतर है। ये पदार्थ की एक अवस्था है और इसको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। तो पदार्थ या द्रव्य की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हो? मैटर या सब्सटेंस। तो यहां से आपको याद करना, और आप सबने पढ़ा है कि पदार्थ या द्रव्य को भौतिक अवस्था के आधार पे, किसके आधार पे? भौतिक अवस्था के आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पे हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? 3 हिस्सों में। नंबर 1 ठोस अवस्था, जिसको आप सॉलिड स्टेट बोलते हो। नंबर 2 द्रव अवस्था, ये शब्द आ गए, दोनों में अंतर है, लिक्विड। और नंबर 3 पे आता है आपका गैस अवस्था। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पदार्थ की ये 3 अवस्थाएं हैं जिनके बारे में आप डिटेल से जानते हो। ज़्यादा हमें इसके बारे में बात नहीं करनी। इतना आपने सबने समझा होगा कि पदार्थ की द्रव अवस्था और जो गैस अवस्था है, इनके बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। और क्लास 11th में कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में आपने इनके बारे में पढ़ा है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट थे कि क्लास से लग नहीं पाई थी कोविड के कारण आपकी 11th क्लास में। तो क्या हो सकता है कि आपने स्टडी ना की हो। तो जिन जिन स्टूडेंटों ने ये पढ़ा है वो कमेंट्स में यस लिखकर सेंड कर दे, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपने क्लास अटेंड की या नहीं की। तो इनकी बातें तो अपनी क्लास 11th में हो चुकी है। अब इसकी बात हम कहाँ करेंगे? क्लास 12th। और क्लास 12th का आपका कौन सा चैप्टर? पहला चैप्टर, क्लास 12th का पहला चैप्टर। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ से अपना ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ आप इसको पढ़ोगे। और बिल्कुल एक चीज़ और कह दूँ आपको कि आज की ये क्लास हो जाए, जितना हम पढ़ेंगे वो बिल्कुल आपकी माइंड में, खोपड़ी में इस प्रकार से छप जाएगा कि एग्जाम तक आप नहीं भूलोगे। तो बिल्कुल पकड़ के रखना है। जब तक क्लास समाप्त ना हो जाए तब आपको छोड़ के नहीं जाना है। बिल्कुल मेहनत करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी।
तो ये आप अपने माइंड में बिल्कुल बात क्लियर रखें कि जितनी हम मेहनत करेंगे उतनी अपने को सफलता ज़रूर मिलेगी, और मेहनत के लिए एक दिल में जुनून जगाना पड़ेगा अपने को, उसके बिना नहीं होने वाला अपना काम। चलो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक में जहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो फिर एक लाइन थोड़ी सी बूस्टर है, तो केमिस्ट्री की नो टेंशन। स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं ठोस अवस्था, इंग्लिश में क्या नाम दे दिया, सॉलिड स्टेट। नॉर्मली हम एक बात करना चाहें कि जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि जो पदार्थ होते हैं वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट कहते हैं। ये नॉर्मल परिभाषा थी जो अपने 6, 7, 8, 9, 10 की बुक में चलती है कि वह वस्तु जिसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, ठोस अवस्था। लेकिन ठोस अवस्था में होता क्या है कि जो अवयवी कण होते हैं, अब बात आ गई आपकी अगली बात की सर ये अवयवी कण क्या होते हैं, कि कोई भी पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, अवयवी कण। और ये जो अवयवी कण होते हैं वो आपके आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, और आपके अणु हो सकते हैं। तो अवयवी कण के रूप में आयन, परमाणु, अणु ये होते हैं। तो सीधी सी बात है कि पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है वो छोटे कण आपके क्या कहेंगे, हम उसको अवयवी कण। अवयवी कण के रूप में आयन, परमाणु या अणु हो सकते हैं। तो होता क्या कि ठोस अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं वो अत्यधिक पास होंगे और उनके अंदर प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है। क्या होता है, प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है। तो उसी के लिए हम इसकी डेफिनेशन ऐसे न लिखकर हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे कि पदार्थ की वह अवस्था, क्या लिखिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण। अब अवयवी कण के रूप में क्या हो सकते हैं, आयन, परमाणु या अणु हो सकते हैं। अवयवी कण, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतरा आणविक, क्या लिखा है, प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों द्वारा, प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों द्वारा निकटस्थ, मतलब एकदम पास, निकटस्थ संकुलित अवस्था में होते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस डेफिनेशन में कहीं आपके कोई कन्फ्यूजन होगा कि पदार्थ की हमने जब डेफिनेशन की है ठोस अवस्था की, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, वापस से हम इनके बारे में बात करेंगे डिटेल से कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें जो अवयवी कण होंगे उनमें क्या होगा, प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल होगा, और जिससे वो अत्यधिक पास में क्या होंगे, निकटस्थ संकुलित अवस्था में होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ ठोस अवस्था कहते हैं। अब ठोस अवस्था की मुख्य कौन कौन से बिंदु है, मुख्य कौन कौन से लक्षण, हम उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सब जानते हो कि पदार्थ की जो ठोस अवस्था होगी तो हम क्या कर सकते हैं, इनका आकार, आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है कि ठोस अवस्था होगी उसका आकार और आयतन दोनों क्या होंगे, निश्चित होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि ठोस अवस्था के अंदर जो पदार्थ का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। ठोस अवस्था में जो पदार्थ का गलनांक होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ रखना है कि ठोस अवस्था में ऊष्मा का प्रवाह है,
ऊष्मा की बात करो, ऊष्मा का प्रवाह है क्या होता है, बहुत धीमी गति से होता है। ठोस अवस्था में ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो कौन सी गति से होता है, धीमी गति से होता है। और ठोस अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं उनकी स्थिति निश्चित होती है और वो इस स्थिति के इर्द गिर्द या मध्य स्थिति के आसपास कंपन करते हैं। तो इसके लिए एक पॉइंट हम यहाँ से एक अच्छी सी बात ये लिख सकते हैं कि इनके अवयवी कणों की स्थिति या स्थितियां निश्चित होती है। क्या लिखा हमने, इनके अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित होती है और ये कण अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन अर्थात कंपन कह सकते हैं कि चारों ओर दोलन कर सकते हैं, चारों ओर दोलन कर सकते हैं। तो ये बातें आपको विशेष याद करनी है। इसके अलावा देखो, आप सब जानते हो कि अगर पदार्थ ठोस है इसका मतलब वो क्या होगा, कठोर होगा और साथ में असंपीड्य अर्थात नॉन कंप्रेसिबल होगा, उसको हम दबा नहीं सकते। तो जो पदार्थ की जो ठोस अवस्था होगी उसमें पदार्थ क्या होगा, आपका कठोर होगा और पदार्थ क्या होगा, असंपीड्य। और एक विशेष बात कि ठोस अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं वो पास पास होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो उसके लिए हम एक शब्द यहाँ पे काम में ले सकते हैं कि अंतरा आणविक दूरियाँ। इनके अंदर जो अंतरा आणविक दूरी होती है वो लघु होती है। अंतरा आणविक दूरी क्या होती है, लघु होती है। तो ये थी ठोस अवस्था किसे कहते हैं, नॉर्मल है। इसका अभी मेन टॉपिक जो मेन कंसेप्ट जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक चीज़ बता दूं कि बूस्टर की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर कहीं पर भी आपको नोट्स की आवश्यकता नहीं होगी। एक एक टॉपिक एक एक चीज़ आपको यहाँ लिखाई जाएगी जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर या साथ में नोटबुक लेकर अपने नोट्स हम बना सकते हो। कि खुद मेहनत करोगे तो काम आएगी, दूसरे की मेहनत आपकी कभी काम में नहीं आएगी। तो हम एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, टॉपिक को समझ लेते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट क्या किया था कि ठोस अवस्था, आप सब जानते हो कि ठोस अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन होता है, वो दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठोस अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन है वो क्या होता है, निश्चित होता है। परिभाषा के लिए आपको एक शब्द याद रखना था कि जब भी हम ठोस अवस्था की बात करते हैं तो किसकी बात करेंगे, अवयवी कण की। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, अब अवयवी कणों के मध्य क्या होते हैं ये बात आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर याद कर लेना। प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल होते हैं और प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल के कारण ये क्या हो जाएंगे, निकटतक संकुलित अवस्था में पाए जाते हैं। तो परिभाषा आप लिख सकते हो और आपको आराम से याद भी हो गई कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल के द्वारा वो क्या हो जाते हैं कि बलों के द्वारा निकटस्थ संकुलित अवस्था में पाए जाते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। अब ठोस अवस्था के मुख्य लक्षण की बात करें तो पहला बिंदु क्या हो गया कि ठोस अवस्था में इनका आकार आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इनका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं बेटा, निश्चित होते हैं। इसके बाद इनके गलनांक की बात करें तो इनका गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। ये विशेष बात ध्यान रखनी कि ठोसों में ऊष्मा का प्रवाह है। ऊष्मा जानते हो आप, एक ऊष्मा का प्रवाह होता है वो थोड़ा धीमी गति से होता है और इनके जो अवयवी कण होते हैं उनकी स्थितियाँ क्या होती है, निश्चित होती है। ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं उनकी स्थितियाँ क्या होती है, निश्चित होती है और ये अपनी माध्य जो स्थिति होती है उसके चारों ओर दोलन कंपन कर सकते हैं। ठोस कैसे होते हैं, कठोर होते हैं और साथ में एक पॉइंट और याद किया करना, क्या होते हैं, असंपीड्य, नॉन कंप्रेसिबल, मतलब इनको हम दबा नहीं सकते।
इसके बाद इनकी जो अंतराणिक दूरियां होती हैं वो क्या होती है, लघु होती है। तो उम्मीद है कि पहला जहाँ से हमने स्टार्ट किया टॉस अवस्था बिल्कुल माइंड की जो दिमाग की खोपड़ी में फिट हो चुका होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, आपको बिल्कुल टाइम मौका मिलेगा हर चीज़ का, तो आप स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक उसको शुरू करते हैं। तो टॉपिक को शुरू करते हैं आप आगे। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो मिटा देता हूं इसको। इसके बाद अगला टॉपिक जब हम स्टार्ट करें, अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं, उससे पहले अपना दिल बड़ा करके इस वीडियो की इस लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या जितने भी आपने ग्रुप बना रखे हैं उनमें आप शेयर कर दें, जिससे आपके जितने भी साथी हैं वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। और क्लास की टाइमिंग फिक्स हो चुकी है, रोज़ इसी समय इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी क्लास चलती रहेगी। तो क्लास हम आगे स्टार्ट करते हैं। अगला जो टॉपिक आता है उसकी अगर हम बात करें, वो समझें यहाँ से, जिसकी हम बात करें कि टॉपिक का नाम है टॉस के प्रकार, कि जो सॉलिड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉलिड को हमने यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक का नाम होगा क्रिस्टलीय टॉस और दूसरे का होगा अक्रिस्टलीय टॉस। तो इसको हम इस प्रकार से ले लेते हैं कि मेन क्वेश्चन जो इनका एग्जाम में आता है वो इस प्रकार से आता है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय टॉसों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसी टॉस को हम यहाँ पर इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसकी बात कर रहे हैं क्रिस्टलीय टॉस की, तो इसको हमने इस प्रकार से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया कि एक को हम यहाँ लिख रहे हैं यहाँ पे क्रिस्टलीय टॉस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया क्रिस्टलीय टॉस, नॉन क्रिस्टलाइन टॉस। तो टॉस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, क्रिस्टलीय टॉस और अक्रिस्टलीय टॉस। और जब भी आपको पता है कि अंतर लिखना होता है तो बीच में से हम इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ से, जहाँ से आप इसको इजीली याद कर सकते हो, इसको समझ सकते हो, और साथ में दोनों चीज़ें एक साथ आपको याद हो जाएगी। अब देखो यहाँ से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आप बात करोगे कि सर ये क्रिस्टलीय टॉस क्या होते हैं। तो बेटा सीधी सी बात है कि किसी भी क्रिस्टल में जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं, यदि उनकी ज्यामिति निश्चित है, निश्चित क्रम है, तो वो कहलाएंगे क्रिस्टलीय टॉस। और अगर उनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है तो वो क्या कहलाएंगे? अक्रिस्टलीय टॉस। तो सिंपल से हम एक परिभाषा लिख सकते हैं, पहले हम क्रिस्टलीय टॉस की बात कर लेंगे, उसके बाद हम अक्रिस्टलीय टॉस की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट तो ये लिख सकते हैं कि वे टॉस जिसमें अवयवी कण, वे टॉस जिसमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में उपस्थित या निश्चित ज्यामिति में उपस्थित होते हैं या व्यवस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, उन्हें आप क्या कहोगे? उन्हें क्रिस्टलीय टॉस कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्रिस्टलीय टॉस, टॉस के प्रकार की बात करें तो पहला क्या लिखा? क्रिस्टलीय टॉस। तो वे टॉस जिसमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होंगे, उनके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? क्रिस्टलीय टॉस शब्द का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद विशेष बात की, जो क्रिस्टलीय टॉस होते हैं वो वास्तविक टॉस होते हैं, रियल में टॉस ही होते हैं। अभी हम इसकी बात करेंगे, जो अक्रिस्टलीय टॉस होते हैं वो वास्तविक टॉस नहीं होते हैं। तो जो क्रिस्टलीय टॉस होते हैं इनके लिए हम क्या कहते हैं कि क्रिस्टलीय टॉस को हम क्या कह सकते हैं? वास्तविक टॉस, ट्रू सॉलिड कहा जाता है। इसके बाद वास्तविक टॉस कहते हैं। तीसरा, क्रिस्टलीय टॉसों का जो गलनांक होता है,
क्रिस्टलीटोसों का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। क्रिस्टलीटोसों का जो गलनांक होता है वो क्या होगा, निश्चित होता है। चौथे पॉइंट की बात करें तो जो क्रिस्टलीटोस होते हैं वो विषमदेशिक होते हैं। क्रिस्टलीटोस कैसे होते हैं, विषमदेशिक टोस होते हैं क्रिस्टलीटोस। अब आप पूछोगे सर ये विषमदेशिक क्या होते हैं, तो पहले मैं आपको क्रिस्टली और एक्रिस्टलीटोस का अंतर कंप्लीट करवा दूं, उसके बाद हम अलग से नया टॉपिक लेंगे, कौन सा, विषमदेशिक टोस। यहाँ से एक बात और याद आ गई जिसको हम पकड़ लेते हैं कि क्रिस्टलीटोस, इसको भी मिटा दो यहाँ से, कि क्रिस्टलीटोस का क्या होता है कि गलनांक निश्चित होता है। गलनांक निश्चित होने के कारण एक वक्र बोलते हैं हम इनके लिए शीतलन वक्र, वो क्या होते हैं, क्रिस्टलीटोसों का शीतलन वक्र असतत होता है, क्योंकि क्रिस्टलीटोस होता है वो एक निश्चित टेम्परेचर पर टोस से द्रव अवस्था में बदलेगा, इस कारण से इनका वक्र लगातार ना होकर इस प्रकार से आता है, तो इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, असतत। तो ये बात तो आपको याद करनी है, बिल्कुल माइंड की खोपड़ी में फिट करनी है कि गलनांक निश्चित होता है जिसके कारण जो शीतलन वक्र है वो क्या होगा, इनका असतत। चौथा पॉइंट जो अभी मैंने लिखा था कि क्रिस्टलीटोस क्या होते हैं, विषमदेशिक टोस होते हैं। क्रिस्टलीटोस क्या होते हैं, विषमदेशिक। अब देखो बेटा इसके अलावा मुख्य अंतर तो ये चार है, फिर भी छोटे मोटे अंतर और है जिनकी हम बात कर लेते हैं कि क्रिस्टलीटोस और एक्रिस्टलीटोस में कणों की जो व्यवस्था होती है, इसमें अगर बात करना चाहें, अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पर दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, कणों के बीच में थोड़ा गैप ज़्यादा होता है, और इसमें कण ऐसे बिखरे होते तो कोई व्यवस्था नहीं, तो कण ऐसे मान सकते पास होते हैं। तो यहाँ से आपको याद करना है कि क्रिस्टलीटोसों में दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीटोसों में कैसी व्यवस्था होती है, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। और सबसे विशेष पॉइंट याद रखना, विदलन गुण। विदलन का मतलब क्या हुआ कि आपने इसको यहाँ से तोड़ दिया, तोड़ोगे तो जैसे यहाँ था, मान लिया इसको मैंने यहाँ से तोड़ दिया तो दो सतह बन गई नहीं, तो ये सतह कैसी होती है उसके लिए हम एक गुण लेते हैं, विदलन गुण। तो क्रिस्टलीटोसों के लिए आपको याद करना है विदलन गुण। विदलन गुण, विदलन गुण में क्या होता है कि क्रिस्टलीटोसों को जब तोड़ा जाता है तो जो नई सतह उत्पन्न होती है, बनती है, वो एकदम चिकनी और स्पष्ट होती है, स्मूथ और एकदम क्लियर होती है, बिल्कुल पता चलता है। तो याद रखना है कि विदलन गुण, ऐसे इसको ऐसा कहेंगे कि जनित सतह, जनित सतह का मतलब उत्पन्न सतह है चिकनी व स्पष्ट होती है। चिकनी सतह है जो होती है वो चिकनी व स्पष्ट होती है। इसके बाद अब हम यहाँ बात कर लेते हैं बेटा, अगर आपने इस क्रिस्टलीटोस के गुणों को ढंग से याद कर लिया, अगर आपने इस क्रिस्टलीटोस के गुणों को याद कर लिया तो एक्रिस्टली में बस नाममात्र का अंतर आपको याद करना। देखो मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि आप समझदार बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप खुद याद कर सकते हो कि क्रिस्टलीटोस के बाद हम बात करें एक्रिस्टलीटोस, तो सीधी बात है कि इसमें अवयवी कण होते हैं, एक निश्चित ज्यामिति में उपस्थित होते हैं, इसमें निश्चित ज्यामिति में उपस्थित नहीं होते हैं। तो यहाँ चाहो तो आप थोड़ा लिख सकते हो कि वे टोस, समझते हो, वे टोस जिसमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में उपस्थित नहीं होते हैं, निश्चित ज्यामिति में उपस्थित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें एक्रिस्टलीटोस कहते हैं। उनको हम क्या कहेंगे, एक्रिस्टलीटोस। तो बिल्कुल क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इन क्रिस्टलीटोस को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक टोस। तो जो एक्रिस्टलीटोस होता है वो रियल में टोस नहीं होते हैं, इस कारण से इनको आभासी मतलब झूठा, इनको आभासी टोस क्या बोलते हैं, इनको आभासी टोस। या एक शब्द याद रखना है, अतिशीतत द्रव, अतिशीतत द्रव। बेटा इस शब्द को पकड़ लेना, थोड़ी देर बाद मैं वापस से इसकी बात करूंगा, अतिशीतत द्रव का मतलब क्या है। तो एक्रिस्टलीटोस को नॉन क्रिस्टलाइन टोस होते हैं, उनको हम आभासी टोस या अतिशीतत द्रव कहते हैं।
तीसरा, इनका गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। तो इनका जो गलनांक होगा वो क्या होगा? अनिश्चित होता है। और गलनांक अनिश्चित होने के कारण यह एक निश्चित टेम्परेचर पर नहीं पिघलते हैं। जैसे जैसे आप गर्म करते जाओगे वैसे वैसे पिघलना प्रारंभ कर देंगे। इस कारण से इनका जो शीतलन वक्र होता है, किसकी बात करें? शीतलन वक्र होता है, वो क्या होगा आपका? इसका सतत। शीतलन वक्र क्या होगा? सतत। नंबर 4, इनको हमने क्या नाम दिया था? विषमदैशिक। तो ये याद रखना, ये जो टॉस होगा वो कैसा होगा? समदैशिक टॉस होता है। कैसा होगा? समदैशिक टॉस होगा। इसके बाद यहाँ पर दीर्घ प्राशी व्यवस्था होती है। तो इसके लिए आप याद कर लेना, यहाँ पर क्या होगी आपकी? लघु प्राशी व्यवस्था। और विदलन गुण, तो विदलन गुण में रखना, विदलन गुण में जो जनित सतह होती है, अब सीधी मतलब चिकनी तो होगी नहीं, यहाँ पे खुरदरी मतलब रफ और अस्पष्ट होती है। तो यहाँ से हम याद करेंगे कि विदलन गुण अर्थात जनित सतह खुरदरी व अस्पष्ट होती है। खुरदरी व क्या होती है? अस्पष्ट होती है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो रहेगी क्या? इनके एग्जाम पर। तो देखो सीधी सी बात है कि अगर क्रिस्टलीटोस की बात करें तो जगह नीचे का मैं ऊपर लिखा हूँ कि क्रिस्टलीटोस के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपने लिख दिया NaCl, KCl, ZnS, ZnO, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? क्रिस्टलीटोस के। अब अगर हम बात करें एक्रिस्टलीटोस के, तो जैसे आप बोलते हो कांच, रबर, प्लास्टिक, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? एक्रिस्टलीटोस के। तो उम्मीद है कि क्रिस्टली और एक्रिस्टलीटोस को हमने अलग भी पढ़ लिया, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्रिस्टलीय और एक्रिस्टलीटोसों में अंतर स्पष्ट कीजिए, तब आप इसको आराम से इस प्रकार से लिख कर आ सकते हो। नॉर्मली एग्जाम में 4 अंतर पूछे जाते हैं, अपनी 6-7 अंतर हो गए, तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हो। एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपने माइंड में सेट करना है कि ऐसा पढ़ना है कि हमें भूलना नहीं है। तो करते हैं वापस से एक बार। स्क्रीनशॉट के लिए बेटा बिल्कुल, चलो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको थोड़ी शांति मिल जाए। स्क्रीनशॉट ले लें। और काफ़ी स्टूडेंट तो बेटा ऐसे होते हैं जो साथ में नोटबुक लेकर बैठते हैं और अच्छी तरीके से इसको नोट करते रहते हैं, क्योंकि साथ में आप लिखोगे तो वो इतना अच्छा याद होता है जिसकी कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। तो करते हैं अपने कि टॉस के प्रकार। सबसे पहली बात, टॉस को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया? 2 कैटेगरी में। एक को तो नाम दिया क्रिस्टलीय टॉस, दूसरे को क्या नाम दिया? एक्रिस्टलीय टॉस। बिल्कुल, क्रिस्टलीय टॉस, और एक को हमने क्या नाम दे दिया? एक्रिस्टलीय टॉस। क्रिस्टलीय टॉस होता है, उसकी जो ज्यामिति, उसमें जो अवयवी कण होंगे, अवयवी कणों की जो ज्यामिति होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। अवयवी कण होते हैं वो निश्चित ज्यामिति में उपस्थित होते हैं, जबकि एक्रिस्टलीटोसों में वो ज्यामिति क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। विशेष बात, जो क्रिस्टलीटोस होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? वास्तविक टॉस होते हैं, रियल टॉस होते हैं, जबकि एक्रिस्टलीटोस को हम क्या कहते हैं? आभासी, या उसके लिए एक शब्द बोलते हैं अतिसतत द्रव। इसके लिए मैंने कह दिया ये इंपॉर्टेंट है, जिसकी बात हम आगे जस्ट करने वाले थोड़ी देर बाद। इसके बाद कि जो क्रिस्टलीटोस होंगे, जो टॉस होते हैं क्रिस्टलीटोस है, उनका जो गलनांक होगा वो क्या होता है? निश्चित। और गलनांक निश्चित होने से इनका जो शीतलन वक्र है, गलनांक निश्चित होने से इनका जो शीतलन वक्र है वो क्या होता है? असतत होता है। ये अपना असतत होता है। और इनका गलनांक क्या होता है? अनिश्चित। क्रिस्टलीटोसों का गलनांक क्या होता है? अनिश्चित। इस कारण से इनका शीतलन वक्र क्या होता है? सतत। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्रिस्टलीटोस किस प्रकार का टॉस होता है? विषमदैशिक। अभी हम बात करेंगे बेटा ये विषमदैशिक और समदैशिक होते हैं क्या। तो जो क्रिस्टलीटोस होते हैं वो कैसे होते हैं? विषमदैशिक टॉस होते हैं। और क्रिस्टलीटोस को हम क्या बोलते हैं?
समदैशिक, क्या बोलते हैं, समदैशिक ठोस। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोसों की परावस्था कैसी होती है, लघु परासी व्यवस्था की। अब देखो क्वेश्चन को कैसे घुमाते हैं, क्योंकि साथ में पढ़ते हैं तो बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं हमें उस पर भी पता होना चाहिए। प्रश्न आएगा कि एक ठोस आपके पास ऐसा ठोस है जिसको तोड़ने पर जो नई सतह है वो खुरदरी और अस्पष्ट होती है, तो कौन सा ठोस है, कमेंट्स में बता दीजिए, जैसे आप भी बिजी रहें। तो क्रिस्टलीय ठोसों में जो विदलन गुण है जिसके कारण जो सतह बनती है वो कैसी होती है, चिकनी और कैसी होगी, अस्पष्ट, चिकनी और अस्पष्ट होती है। जो और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी सतह कैसी होती है, खुरदरी और अस्पष्ट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल जैसे NaCl, KCl, ZnS, ZnO, ये सब किसके एग्जाम्पल है, क्रिस्टलीय ठोस के। अगर हम बात करें किसकी, क्रिस्टलीय ठोस की, तो क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल आप माइंड में कर लेना, कांच, रबड़ और प्लास्टिक। तो उम्मीद है कि इतना पढ़ने के बाद ये आपको एकदम अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। और बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, और एक बार करिए, बार बार पढ़ने से अच्छा एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लो, माइंड की इस खोपड़ी में सेट कर लो कि कहीं निकल नहीं जाए बात, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लें तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो उम्मीद है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। इसके अलावा पढ़ने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन हो, टॉपिक संबंधी कुछ विशेष चीज़ें समझ नहीं हो, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो केमिस्ट्री की, तो मेरे नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं उन पे आप कमेंट्स मैसेज कर देना। इसके अलावा जो नए स्टूडेंट है, क्योंकि क्लास अपनी यूट्यूब पर चलती रहती है तो संपूर्ण जानकारी आपको व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से मिलती रहती है। तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नीचे एक नंबर दिए जिस पर आपको अपना नाम और स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट लिखकर सेंड करना होता है। अब हम बात करते हैं कि अब हमने एक टॉपिक छेड़ा था कि समदैशिक और विषमदैशिक, तो उसको हम समझते हैं। यहाँ पे हेडिंग के रूप में मैं बात करता हूँ पहले कि जो अपना लिखना है अपने को समझना है। देखो यहाँ पे एक शब्द आता है आपका समदैशिकता, समझना बहुत इजी है, थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा। समदैशिकता, और एक मैंने यहाँ पर लिख दिया विषमदैशिकता। क्या लिखा है, समदैशिकता और विषमदैशिकता। पहले अगर हम समदैशिकता की बात करें, देखो पहले मैं परिभाषा लिख देता हूं जिससे थोड़ा सा फिर इजीली आपको और समझ में आ जाए कि इसके लिए हम बात करें कि वे ठोस पदार्थ, क्या लिखा, वे ठोस पदार्थ जिनके भौतिक गुण, वे ठोस पदार्थ जिनके भौतिक गुण जैसे चालकता, अपवर्तनांक, सुना हुआ अपवर्तनांक के बारे में तो आप जानते होंगे, तनन सामर्थ्य आदि। क्या लिख रहे हैं, वे ठोस पदार्थ जिनके भौतिक गुण जैसे चालकता, अपवर्तनांक, तनन सामर्थ्य आदि जो गुण होते हैं, आदि गुणों का मापन सभी दिशाओं में, आदि गुणों का मापन सभी दिशाओं में समान प्राप्त होता है, उन्हें समदैशिक ठोस कहते हैं तथा इस गुण को
समदैशिकता कहते हैं। अभी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एक चीज़ समझेंगे। अब इसके बाद आपको ये समझना कि ये समदैशिकता किस में पाई जाती है। तो सीधी सी बात है कि एक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ तथा घनीय समुदाय, क्या लिखे, एक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ तथा घनीय समुदाय के क्रिस्टल में कि समदैशिकता का या समदैशिक ठोस किनको कह सकते हैं। एक तो होता है एक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ और घनीय समुदाय, ये आपके आगे आएगा। अब अगर हम आगे बात करना चाहें, इसको समझना चाहें, तो यहाँ से आप एक चीज़ समझें कि अब हम बात करें किसके लिए, विषमदैशिकता के बारे में। तो सीधी बात है कि यहाँ सभी दिशाओं में समान प्राप्त होता है। जब सभी दिशाओं में समान प्राप्त नहीं होगा तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, विषमदैशिक। और बेस्ट एग्जाम्पल होता है इनके क्रिस्टलीय ठोस। फिर एग्जाम्पल के द्वारा चित्र बना के इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो परिभाषा तो क्या लिखेंगे कि वे ठोस पदार्थ, समझते हो इनका लाइन खींचने का मतलब क्या होता है, कि वे ठोस पदार्थ जिनके भौतिक गुण जैसे चालकता, अपवर्तनांक, तनन सामर्थ्य आदि गुणों का मापन सभी दिशाओं में समान प्राप्त नहीं होता है। विशेष गुण लेना, सभी दिशाओं में समान प्राप्त नहीं होता है, उन्हें विषमदैशिक ठोस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, विषमदैशिक ठोस कहते हैं। और इस गुण को क्या कहोगे आप, विषमदैशिकता। इस गुण को हम क्या कह सकते हैं बेटा, विषमदैशिकता। और एक एग्जाम्पल और, ये याद रखना है कि जो विषमदैशिकता का जो गुण होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, क्रिस्टलीय ठोस में। किस में होगा, क्रिस्टलीय ठोस में होता है। तो अब यहाँ से आप एक समझो कि क्रिस्टलीय ठोस होगा तो उसमें आण्विकीकरणों की व्यवस्था क्या होगी, निश्चित होगी। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं कि कोई क्रिस्टल है, ठीक है, इतनी लाइन में। अगर सपोज करें कि हम इसके कौन से गुण की बात करें, अपवर्तनांक के गुण की बात करें, तो अपवर्तनांक का गुण प्रकाश से रिलेटेड है। सपोज कि प्रकाश की एक किरण तो यहाँ से इस प्रकार से सीधी निकल गई, प्रकाश की एक किरण यहाँ पर इस प्रकार से निकल गई और एक किरण ऐसे निकल गई। तो अब देखो, इन जब प्रकाश की किरण इस क्रिस्टल में से गुजरती है तो उसके मध्य आण्विकीकरण किस में ज़्यादा आएंगे, किसी में कम आएंगे, तो बिल्कुल व्यवस्था सही नहीं होगी। तो इस कारण से इस गुण को हमने क्या नाम दे दिया, विषमदैशिक। अब समदैशिक में क्या होता है कि ये किस में पाया जाता है, एक्रिस्टलीय ठोसों में। तो एक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है कि आण्विकीकरण होते हैं, उनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता और आण्विकीकरण इस प्रकार से बिखरे हुए होते हैं, अब अगर इसमें से अगर आप प्रकाश की किरण चाहे इधर से गुजारो, लगभग जो रिजल्ट आएगा वो समान प्राप्त होता है। इस कारण से आपको याद करना कि एक्रिस्टलीय ठोस में तो समदैशिक गुण पाया जाता है और क्रिस्टलीय ठोस के अंदर विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है। एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने स्टार्ट क्या किया, समदैशिकता, किसकी बात करें, समदैशिकता, दूसरा है विषमदैशिकता। तो समदैशिकता की परिभाषा क्या कहेंगे, वे ठोस पदार्थ जिनके, किनकी बात कर रहे हैं हम, भौतिक गुण की। किसकी बात करें, भौतिक गुण की। तो वे ठोस पदार्थ जिनके भौतिक गुण जैसे चालकता, अपवर्तनांक, तनन सामर्थ्य आदि गुण का मापन, इन सभी का मापन सभी दिशाओं में क्या होता है, समान प्राप्त होता है। सभी दिशाओं में समान प्राप्त होता है तो इस गुण को हम समदैशिक ठोस कहते हैं। और ये मुख्यतः किस में होगा, क्रिस्टलीय ठोस और घनीय समुदाय के अंदर ये पाया जाता है। जबकि हम विषमदैशिकता की बात करें तो इसमें जो इनके भौतिक गुण होते हैं
भौतिक गुण होते पदार्थ के, वो सभी दिशाओं में आपको क्या प्राप्त नहीं होते, समान प्राप्त नहीं होते। इस कारण से इनको क्या नाम दे दिया गया, विषमदेशिक ठोस। और इनकी और एग्जाम्पल क्या हो गए, क्रिस्टलीय ठोस। तो उम्मीद है इजीली समझ में आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। एक थोड़ा सा क्वेश्चन है जो मैंने कहा था, अतिसित द्रव्य के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपका हो गया। उसके बाद अब देखो, तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे तो केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। केमिस्ट्री अपनी ज़बान पे, अपनी अंगुलियों की टिप्स पे रहेगी। बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप भी समझते हो इस चीज़ के लिए। अब देखो हम आगे बात करें कि इसके बाद एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उसकी हम बात कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन 2-3 प्रकार से पूछ लिया जाता है। कितने प्रकार से, 2-3 तरीके से आ सकता है। देखो, जैसे क्वेश्चन की कंडीशन देखना, एक तो ये बन जाता है कि अभी हमने क्या लिखा था कि एक्रिस्टलीय ठोस को, क्या लिखा है, एक्रिस्टलीय ठोस को अतिसतत द्रव्य क्यों कहते हैं। क्वेश्चन क्या हो गया कि एक्रिस्टलीय ठोस को अतिसतत द्रव्य क्यों कहते हैं। अब दूसरा देखो, एक क्वेश्चन बनेगा इसी पे कि आप सभी जानते हो कि इस एक्रिस्टलीय ठोस का जो उदाहरण है, उदाहरण में आप क्या ले सकते हो, कांच। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम में, और इम्पोर्टेंट भी है। 2 क्वेश्चन आज की क्लास में इंपॉर्टेंट बनते थे, एक तो क्रिस्टलीय और एक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, दूसरा ये कि कांच को, किसको, कांच को अतिसतत द्रव्य क्यों कहते हैं, क्यों माना जाता है। 2 क्वेश्चन होंगे। तीसरा की अगर हम और बात कर लें, तीसरे क्वेश्चन की हम बात कर लें तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन भी इस प्रकार से आपका आ जाता है कि पुरानी इमारतों में खिड़की व दरवाजों में लगे, पुरानी इमारतों में खिड़की व दरवाजों में लगे कांच ऊपर की तुलना में नीचे से थोड़े मोटे होते हैं, क्यों। तीनों का आंसर एक ही है। तीनों क्वेश्चनों का आंसर एक ही है। तीनों में से किसी भी क्वेश्चन के बारे में पूछा जा सकता है। तो क्या क्वेश्चन थे कि एक्रिस्टलीय ठोस को अतिसतत द्रव्य क्यों कहते हैं। दूसरा, एक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल क्या होता है, कांच। तो ये पूछा जा सकता है कि कांच को अतिसतत द्रव्य क्यों कहा जाता है। या फिर पुरानी इमारतों में जो खिड़कियों में पुरानी काफ़ी 15, 20, 25, 30 साल पुरानी जो इमारतें होती है, भवन होते हैं, बिल्डिंगें होती हैं, उनके दरवाजे और खिड़कियों में जो कांच लगे होते हैं, वो आप गौर से देखोगे तो ऊपर की तुलना में आपको नीचे से थोड़े से मोटे नज़र आते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, आंसर क्या है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो इसके आंसर की बात करें तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे, समझ लें यहाँ पे कि क्या लिखें, एक्रिस्टलीय ठोसों में द्रव्य के समान, आप समझना, पानी होता है, द्रव्य लिक्विड चीज़ होती है, उसको आप अगर कहीं गिराओगे तो वो बहकर आगे चला जाएगा। तो बहने की गति होती है, किसकी, बहने की गति होती है। तो एक्रिस्टलीय ठोसों में द्रव्य के समान बहने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन यह
अत्यंत मंद गति से होती है। एक्स्टर्नल टोर्सो में द्रव समान बहने का गुण तो है, लेकिन क्या अत्यंत मंद गति से होती है। इस कारण एक्स्टर्नली टोर्स को जो हमने नाम दिया था अति शीतल द्रव की तरह। क्यों? क्योंकि इसमें भी बहने का गुण पाया जाता है, लेकिन वो प्रोसेस बहुत स्लो, बहुत धीरे होती है। तो एक्स्टर्नल टोर्सो में द्रवों के समान बहने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन ये अत्यंत मंद गति से होती है। इस कारण से एक्स्टर्नली टोर्स को आपने एक नाम दिया था आभासी टोर्स या अति शीतल द्रव कहते हैं। अब देखो इसका प्रमाण क्या है। आप बोलोगे सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इनका प्रमाण क्या है? तो आप पुरानी इमारतों की, पुराने बंगलों की या पुराने भवनों की 15-20 साल 25 साल पुराने कांच उतार के देखोगे तो आप ये महसूस करोगे, क्योंकि जब हम कांच खिड़कियों में लगाते हैं तो ऊपर की मोटाई और नीचे की मोटाई बिल्कुल सेम होती है, कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन कालांतर में क्या होता है कि वो कण होते हैं, ऊपर वाले कण वो बहकर नीचे आ जाते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि गति बहुत मंद होती है, ऐसा नहीं कि पूरे पूरे आ जाएंगे तो फिर मतलब ही नहीं रहा। तो इनकी गति इतनी कम होती है कि कुछ कण ऊपर से चल के कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, जिससे नीचे की मोटाई बढ़ जाएगी, ऊपर से कम हो जाती है। इसी कारण कह सकते हो कि इसी कारण अब ये लाइन पढ़ सकते हो। इसी कारण क्या लिख दोगे? इसी कारण पुरानी इमारतों में खिड़की व दरवाजों में लगे कांच ऊपर की तुलना में, कांच के शीशे होते हैं, कांच के शीशे गलत है, कांच के शीशे या शीशे बोल दो, कि ऊपर की तुलना में नीचे से मोटे होते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आज आपको समझ में आ गई। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। शुरुआत ये मैंने पहले पढ़ा दिया था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो मैंने वापस से इसको स्टार्ट कर दिया। आज की इस क्लास के अंदर हमने क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट को हमने 0 से स्टार्ट किया। अब यहाँ से अपनी जो क्लास है वो रेगुलर चलती रहेगी। अगर आप शुरुआत से जोड़ोगे तो आपको लास्ट तक केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बोस्ट सर आपके साथ है। तो नो टेंशन, बिल्कुल केमिस्ट्री अपने को मज़े से पढ़नी है। लेकिन पढ़ने के लिए एक बात है कि इस लॉकडाउन के माहौल में अपने पास इसके अलावा इससे बेहतर कोई साधन नहीं है, तो बिल्कुल मोबाइल पकड़ के बैठना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और जो स्टूडेंट अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं, वो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उनसे आप अपना नाम, स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट लिखकर सेंड कर दें, जिससे आप जुड़ सकें। और टाइम टू टाइम आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, सूचनाएँ हैं वो अपने क्लास 12 संबंधी, क्लास संबंधी वो सब आपको प्राप्त हो सके। तो लास्ट में जय हिंद, जय भारत।